अरुणी देवी अपने कमरे में बैठी कुछ फाइल को देखने में बिजी थी और बाला उनके सामने खड़ा था। अरुणी देवी बाला को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करती है तो उन्हें काव्या दरवाजे पर खड़ी दिखती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाकर काव्या का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आती है। एक नजर वह बाला को देखती है तो बाला कमरे से बाहर चला जाता है। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? आप ऐसे ही हमारे कमरे में आ सकती है। अरुणी देवी काफी नरमी और प्यार से बोलती है। काव्या उन्हें देखकर कहती है, दादी हमें आपसे आज्ञा चाहिए थी। अरुणी देवी थोड़ा असमंजस में कहती है, कैसी आज्ञा? काव्या तुरंत कहती है, दादी हमें इस विला से कुछ वक्त के लिए आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी काव्या के गालों को छूते हुए कहती है, ये कोई कैद नहीं जो आपको यहाँ से आज़ादी चाहिए। अरुण देवी के ऐसे बोलने से काव्या चुप हो जाती है। अरुण देवी उसे समझाते हुए कहती है, ठीक है मैं कुछ बॉडीगार्ड को आपके साथ भेज देती हूँ, आप जहाँ जाना चाहे जा सकती है। काव्या झट से नकारते हुए कहती है, हमें अकेले जाना है। काव्या के अकेले जाने की बात से अरुणी देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है आप जाइए। इतना सुनते ही काव्या पहले अरुणी देवी को देखती है, फिर अपनी जगह से उठकर बाहर चली जाती है। अरुणी देवी बाला को अंदर बुलाती है और उसे सख्त आदेश देते हुए कहती है, काव्या के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा दो और ध्यान रहे वो सब काव्या की नज़र में नहीं आने चाहिए। बाला हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं काव्या विला से निकलकर पैदल बिना मंजिल के चलने लगती है। उसे आदित्य के गैर मौजूदगी में विला में रहना बिल्कुल नहीं पा रहा था। काव्या का दिल काफ़ी उदास और बेचैन हुए जा रही थी, इसलिए वह शहरों की भीड़ में खुद की उदासी और बेचैनी को दूर करने के मकसद से बाहर निकल जाती है। काव्या के पैर चलते चलते एक पार्क में रुक जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को किसी बात पर चढ़ा रहे थे। काव्या उनको देख उनकी तरह पड़ जाती है। सामने जाकर देखती है तो एक गरीब सा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन वह सब बच्चे अमीर होने के घमंड से उसे खिलाना नहीं चाहते थे। काव्या ने वहाँ पहुँचते ही वह सब बच्चे अपने खेल के लिए चले जाते हैं। वहीं वह गरीब सा बच्चा वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगता है। फिर अचानक ही उसके आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। काव्या उस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके आंसू को पोंछते हुए बहुत प्यार से कहती है, आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हैं? वह बच्चा सुबकते हुए कहता है, वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं और मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं। काव्या पूछती है, क्यों? वो आपके साथ दोस्ती नहीं कर रहा है? वह बच्चा दुखी होते हुए कहता है, वो कह रहे थे कि मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करने के काबिल नहीं हूँ। काव्या को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे से कहती है, अगर आपकी पसंद हो तो हम आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। जैसे ही वह बच्चा यह सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए काव्या से हाथ मिलाता है और बहुत उत्सुकता से अपना सर हाँ में हिला देता है। काव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ खड़ी हो जाती है और गार्डन में खेलने लगती है। पहले तो दोनों पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। कुछ वक्त बाद गार्डन की हर एक झूले में काव्या उस बच्चे को झुलाने लगती है। काव्या को किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ खेलता कोई था जो उसे कब से प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। वही काव्या तो उस बच्चे में इतनी गुम हो गई कि उसे अपने सारे दर्द जैसे याद ही न रहे हो। कुछ वक्त के बाद वह बच्चा बोलता है, बस अब और नहीं, हमें घर जाना होगा, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। काव्या उस बच्चे को झूले से उतारती है और कहती है, ठीक है आप जाइए। बच्चा वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वापस आकर काव्या को देखते हुए कहते हैं, आप मुझे फिर मिलने आएंगी?
काव्या थोड़ा झुकते हुए उस बच्चे के गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाँ, हम आपसे रोज मिलने आएंगे। अब तो हम आपके दोस्त बन चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे हमारे दोस्त का नाम क्या है? वो लड़का झट से जवाब देता है, शिवा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका, शिवा। काव्या को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सर झुकाए एक बेंच की तरफ जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके साइड से आवाज आती है, लगता है किस्मत ने आज आपको दो दोस्त बनाने का मौका दिया है। आवाज सुनती ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है तो प्रियांश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। काव्या हैरानी से कहती है, आप? प्रियांश मुस्कुराते हुए ही कहता है, किस्मत भी चाहती है कि आपको मेरे दोस्त होने की पहचान मिल जाए। काव्या पहले प्रियांश को देखती है, फिर उससे नजरें हटा लेती है। प्रियांश काव्या की नजरें हटाने से उदास सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक शांति रहती है। फिर अचानक काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले जाने लगती है। प्रियांश भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं या फिर? इतना बोलते ही प्रियांश उदास सा चेहरा बनाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या पीछे मुड़कर प्रियांश को देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। काव्या प्रियांश के थोड़े पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, काव्या अपनी बातों से कभी नहीं पलटती। जैसे ही प्रियांश यह सुनता है, उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। काव्या इसकी मुस्कान देख खुद भी थोड़ा मुस्कुरा देती है और वापस पलट कर जाने लगती है। प्रियांश टूकते हुए कहता है, तो मैं कल आपके आने की गुंजाइश लिए इंतजार करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? काव्या जाते हुए ही रुक जाती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, अगर आपको लगे कि आपको यह गुस्ताखी करना चाहिए तो आप बेशक कीजिए। प्रियांश फिर कहता है, ठीक है, मैं सूरज के किरणें ना दिखने के पहले ही यहाँ इसी जगह पर रहूंगा। इसकी बातों को सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए जाने लगती है। प्रियांश बस काव्या को जाते हुए देखने लगता है। विला में किसी को पता नहीं था कि काव्या कहाँ गई है। अरुणी देवी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनुराग तो बहुत ज्यादा परेशान था। वह वही सोचने लगा, कहीं काव्या फिर से तो भाग नहीं गई। सब हॉल में परेशान बैठे ही थे कि तभी छन छन करती काव्या के पायल की आवाज से सबको राहत सी मिलती है। अनुराग अपनी जगह से उठकर जल्दी से काव्या के पास जाता है और परेशानी से कहता है, भाभी आप ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? काव्या सबको देखकर कहती है, मैं दादी को बताकर बाहर गई थी। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, ठीक है चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। काव्या भी उसके पीछे पीछे चलती जाती है। वहीं विशाखा जी मुस्कुराते हुए मायावती जी से कहती है, ये अनुराग कितनी जल्दी काव्या से मिलजुल गए हैं। मायावती जी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सच कहा भाभी आपने। वहीं अनुराग काव्या को आदित्य के कमरे में लेकर जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। अनुराग अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अपना फोन दीजिए। काव्या बिना कोई सवाल किए अपना फोन अनुराग को दे देती है। अनुराग अपने फोन को निकालकर काव्या के फोन पर बहुत सारे नंबर टाइप करके सेव करता है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उसके फोन पर कर क्या रहा है, इसलिए वह पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? अनुराग अपने काम को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपके फोन पर सभी के फोन नंबर को सेव कर रहा हूँ। कुछ देर तक वह ऐसे ही सेव करता रहता है। फिर आखिर में वह एक फोन नंबर टाइप करता है और सेव करने की जब बारी आती है तो वह कभी काव्या को देखता है तो कभी फोन को। अनुराग की ऐसी हरकत को काव्या पूछती है, क्या हुआ? अनुराग अपना सर खुजलाते हुए कहता है, भाभी मैंने आदि बाई का नंबर टाइप तो कर लिया, लेकिन किस नाम से सेव करूं समझ नहीं आ रहा। अनुराग के सवाल पर काव्या भी सोच में पड़ जाती है। अनुराग को जैसे कुछ याद आता है। वह चहकते हुए कहता है, भाभी मुझे समझ आ गया। फिर थोड़ा सोचते हुए, लेकिन इतना सारा नाम में सेव कौन सा करूं? काव्या थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है,
क्या सोचा आपने? अनुराग जागते हुए कहता है। जानू जान हबी या। इतना बोलते ही वह रुक जाता है क्योंकि इस वक्त काव्या उसे बुरी तरह से घूर रही थी। अनुराग को जब एहसास होता है उसने क्या बोल दिया तो वह अपने दांत दिखा देता है और फिर कहता है, भाभी आप एक काम कीजिए, आप ही सेव कीजिए। इतना बोलते ही अनुराग अपना फोन लेकर दम दबाकर भाग जाता है। अनुराग की ऐसी हरकत से न चाहते हुए भी काव्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुराग के जाते ही काव्या अपना फोन लेती है, फिर कुछ देर सोचते हुए एक नाम टाइप करती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वापस कमरे में आती है। आज भी काव्या को एक ही चीज बेचैन करती है और वह थी कि आदित्य अभी 5 दिनों के बाद आएगा। काव्या अपने हाथों में फोटो लिए बहुत गौर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वह अपने हाथों से फोटो को छूती है। पूरी छूते ही उसे ऐसा महसूस होती है जैसे वह आदित्य को ही छू रही है। बिना आदित्य के भी वह उसके एहसास में बिल्कुल खो सी जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या के बहते आंसू को आदित्य भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लेकिन वह अपने ही हाथों से मजबूर है, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आदित्य काव्या के पास तो है नहीं जो उसके आंसू पोंछ सके और हिम्मत तो है नहीं कि वह काव्या पर हक जताकर कॉल करके उसके आंसू बहाने से मना कर सके। कुछ कर सकता था तो लैपटॉप पर काव्या के आंसू को ना देखने की कोशिश, और आदित्य ने ऐसा ही किया। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बालकनी के रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह अपने बेचैन मन को शांत करने लगा। एक बहुत ही खालीपन सा एहसास जो उसे काव्या को छोड़ते समय ही होने लगा था। आदित्य आते समय एक बार काव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसके एहसासों को उसने दबा दिया और बिना कुछ पल बिताए, बिना काव्या को आखिरी बार देख के वह उससे दूर चला गया। आखिर उसने ऐसा किया भी तो क्यों? क्योंकि वह हमेशा बस काव्या से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी ये समझ पाना मुश्किल हो जा रहा था कि आदित्य जो ये कर रहा था, काव्या से दूर रहते हुए भी उसे देखना यह भी एक जिम्मेदारी है, यह मजबूरी का हिस्सा है या फिर कुछ और।